हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 1, 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी से नहीं दूसरी बुक से पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ा चुके हैं। अगर आप बाद में कहेंगे एनसीईआरटी से उसको मिलाने के लिए, हम मिलवा देंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, ठीक है। एलपीजी का आपको अप्रेजल पढ़ना है, तो इसमें प्री एलपीजी पीरियड के बारे में भी आपको पढ़ना है और उसके बाद पोस्ट एलपीजी के बारे में भी आपको पढ़ना है। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपका टोटल का टोटल आपको पढ़ना है। उसमें स्पेसिफिकली लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है टोटल। बैकग्राउंड अगर हम लेकर के चले, जिनके पास में बुक है, इंट्रोडक्शन में आ जाइए। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोलते हैं कि अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया का क्या हालत था। उसके बाद ये इंडिपेंडेंस वाली चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा 1947 से लेकर 1950 के बीच में इंडिया की क्या हालत थी, 1950 से आगे इंडिया की क्या हालत थी। उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स डाला। 5 ईयर प्लान्स हमने देखा कि 5 ईयर प्लान्स में इंडिया ने क्या क्या चीज़ें कोशिश करी कि वो क्या क्या चीज़ें डेवलप करा पाए। ग्रोथ का, सेल्फ रिलायंस का, डेवलपमेंट का इन लोगों ने काम किया। और ये वाला यूनिट पूरा आपका डेडिकेटेड है फ्रॉम द ईयर 1989 टू द ईयर 1992, ठीक है। 1989 1989 से लेकर 1992 तक की बातें इस वाले पूरे आपके चैप्टर में आपको करनी है, ठीक है। क्या बातें करनी है, तो हम लोगों को पोस्ट प्री एनईपी और पोस्ट एनईपी बातें करनी है। एनईपी का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डेट बैक 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट की थी, जब इंडिया के पास में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंडिया का बढ़ गया था और इंडिया के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व क्या हो गए थे, बहुत कम हो गए थे। दैट टाइम इंडिया को बाहर से लोन लेने के लिए कुछ पॉलिसी मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ा था, क्योंकि उसको बाहर वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसका नतीजा था कि हम लोगों के पास में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। जिसको कि हम लोग अपने हिस्ट्री में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ईयर 1991 के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। क्यूरेटर इसके कौन थे, क्यूरेटर इसके श्री मनमोहन सिंह थे, जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। क्या था और क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हुए इंट्रोडक्शन में लिखता है कि भाई हमारे पास में जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी ऐसी थी जो कि स्टैग्नेंट पॉलिसी थी इंडिया की। इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, ठीक है, वो पॉलिसी थी अपने आप को सेफगार्ड करने की, अपने आप को बचाने की, अपने आप को डेवलप करने की। लेकिन वो पॉलिसी 1991 तक आते आते इंडिया को दिमाग की तरह खाने लगी थी, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज सिक यूनिट में तब्दील हो गए थे, इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज सिक यूनिट में तब्दील हो गई थी। बेसिकली पूरा का पूरा इकोनॉमी हॉल्ट पे चला गया था और इंडिया के पास में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल डेट आ गया था। अगर आप देखें पैराग्राफ नंबर 2 में आपको वो बात लिखी हुई है। पैराग्राफ नंबर 1 किसी काम का नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 2 में जिसके पास बुक है वो अंडरलाइन कर ले। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है एक्सटर्नल डेट, ठीक है। एक्सटर्नल डेट, इसलिए मैंने बोला था कि बुक अगर आपके पास में होगी तो इट्स विल बी फार बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। एक्सटर्नल डेट एक वर्ड लिखा हुआ है, एक्सटर्नल डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। समझ लीजिए एक्सटर्नल डेट क्या होता है। होता है इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट। मतलब इंडिया के पास इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो सबसे पहले एक शब्द को समझने की जरूरत है, व्हाट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है, ठीक है। पेंसिल आपके पास होना चाहिए या पेन आपके पास होना चाहिए, आप मार्क करते चले, जो वर्ड हम बता रहे हैं उसको वहीं पे लिखते चले, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि भाई इंडियन इकोनॉमिक्स दूसरा पढ़ना आपके पल्ले की बात नहीं है, ना पढ़ाना मेरे पल्ले की बात है, ठीक है। तो एक बार पढ़ रहे हैं भाई साहब हिम्मत करके, तो भैया इसको एक बारी में खत्म करते चलो, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है एटलीस्ट कॉपी पेज कुछ भी निकालो, ठीक है, और लिख लो कि भाई वो सब टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब हम अपनी समझ से बता रहे हैं, आप उसको अपनी समझ के हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, क्राइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा कमी होना, ठीक है। क्राइसिस, स्कार्सिटी और क्राइसिस में अंतर है, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, क्राइसिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमी, आप उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे, दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया के पास में क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आई, relating to its external debt, the government was not able to make repayments on its borrowing from abroad। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास उस टाइम जो बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड था, देखो इंडिया हमेशा फिस्कल डेफिसिट में रहा है, ये पहली बात नहीं है कि इंडिया अभी फिस्कल डेफिसिट में है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम फिस्कल डेफिसिट में रहती है। फिस्कल डेफिसिट सब लोग जानते हैं ना, सरप्लस नहीं होता हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट सबको पता है ना। गवर्नमेंट का सारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू का बजट नहीं पढ़ा आप लोगों ने, फिस्कल डेफिसिट तो भाई बोलिए ना, फिस्कल डेफिसिट पता है कि नहीं पता है, पता है ना, ठीक है। गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यू के सोर्सेस कम पड़ जाते हैं एक्सपेंडिचर के सोर्सेस से, यही होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इंडिया थ्रू आउट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस हमेशा फिस्कल डेफिसिट में रहा है। 1991 में क्या हुआ कि इंडिया के पास में इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी आ गई कि फिस्कल डेफिसिट का जो ऑब्लिगेशन था, मतलब बाहर से जो इंडिया को लोन मिल रहा था, ठीक है, उसका रीपेमेंट भी इंडिया नहीं कर पा रहा था। ये हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, कि भैया मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि एटलीस्ट हमने जो
आरडी, डेट का मतलब कर्ज, ठीक है, उस कर्ज को भी गवर्नमेंट चुका पाए। Foreign exchange reserves, which we generally maintain to import petroleum and other important items, dropped to the level that were not sufficient for even a fortnight. आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बोलेगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ इंडिया के पास में, इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या दिक्कत इंडिया को आई। तो पहला तो बोला भाई कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस का पहला इंडिकेटर ये था कि इंडिया ने फॉरेन डेट को चुकाना बंद कर दिया, इंडिया फॉरेन डेट नहीं चुका पा रहा था। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप इन सब बातों से आप लोग एकदम सहमत हैं, बातें ये सब आपको समझ में आती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, ठीक है, मतलब इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसके अंदर हम लोगों के पास में क्या रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंटली यूएस डॉलर रहा होगा या कोई अदर करेंसीज रही होंगी, ठीक है, उसका रिजर्व मेरे पास में बहुत कम हो गया। बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्या करता था उस टाइम इंडिया, 1991 के टाइम में इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता था अपने एक्सचेंज रेट को मजबूत करने के लिए, नहीं जो कि अभी करता है। बात समझ रहे, उस टाइम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं था, हम आगे पढ़ेंगे उस टाइम कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना के रखता था उस टाइम किस चीज के लिए, ताकि हम पेट्रोलियम और अदर प्रोडक्ट्स बाहर से क्या कर पाए, इंपोर्ट। क्या ये बात समझ में आती है ना, ठीक है, ये चीजें इंपोर्ट करने के लिए अपन को क्या देना पड़ता है, रुपये में तो काम होता नहीं, अपने को क्या चाहिए होता, डॉलर चाहिए होता, ठीक है, तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया बना के रखता था। वो क्या होने लगा, ड्रॉप होने लगा, और इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया, ड्रॉप टू अ लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब समझते हैं, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट देखो लिखा हुआ है, नहीं समझते तो अंडरलाइन करके लिखिए, पीरियड ऑफ 14 डेज, अ पीरियड ऑफ 14 डेज। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते का समय, ठीक है, तो 2 हफ्ते कितना दिन हो गया, 14 दिन हो गया, फोर्टनाइट, ठीक है। बोलता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो गया था कि भैया हम लोग एक फोर्टनाइट के लिए भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतना कम हो गया था कि 14 दिन का भी पेट्रोल खरीदने का अपने पास में, इंडिया के पास में पैसा नहीं था। सरकार किसकी थी, लिख लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव की थी, ठीक है, सरकार थी उस टाइम, गवर्नमेंट थी। देखो अब अगर इंडियन इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़ना है तो जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ उससे ज्यादा तुमको डिग डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। लिखो सरकार किसकी थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव, NRSHIM नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है। और वहां पे एक पॉइंट और लिखो, वहां पे लिखो एक पॉइंट और, उसी पैराग्राफ के आजू बाजू कहीं पे लिखो, ठीक है, एक बात और लिखो, इन्फ्लेशन भी था, इन्फ्लेशन वाज आल्सो देयर, राइजिंग इन्फ्लेशन लिखना, राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले इंडियन इकोनॉमी का। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स गिना दिए, इकोनॉमिक क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, डाउन हो चुका है, मतलब अपने पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि 14 दिन का भी हम पेट्रोलियम खरीद पाए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से क्या हो रहा था, राइज हो रहा था। बोलता है ऑल दीज लेड टू द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स, इन सब की वजह से सरकार को मजबूरी वश, ठीक है, एक नया सेट ऑफ रिफॉर्म्स लाना पड़ा। और पता है क्यों लाना पड़ा, कोई लोन देने को तैयार नहीं था, तो जो लोन देने को तैयार हुआ ना, उसने जो शर्त रखी वो माननी पड़ी मजबूरी में, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस चैप्टर का बैकग्राउंड यही है कि पहले हम लोग समझेंगे कि क्या दिक्कत थी, और फिर हम लोग ये समझेंगे कि उस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए जब सरकार गई बाहर, किसके पास गई, तो सरकार गई वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, तो उन्होंने लोन दिया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से $7 बिलियन का लोन दिया, जो आपके अगले पेज पे कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप चेक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर पॉइंटर मार लीजिए। यही सब डेटा है जो आपको अपने पेपर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। $7 बिलियन का लोन, पेज नंबर मेरे ख्याल से 40 पे लिखा हुआ है, ठीक है, 40 के ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है, पॉइंटर मारा हुआ है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा इसी तरीके से, ठीक है, पूरा पढ़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ये इंटरेस्टिंग कभी नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर आपको पढ़ के समझने में दिक्कत है तो वो हम समझा रहे हैं, आपको एक बार इस चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिला, लोन मिला, कितना लोन मिला, $7 बिलियन का लोन मिला, कब मिला, 26 जुलाई 1990 को मिला, लिख लो, 26 जुलाई 1990 को मिला। पॉलिसी 91 में इंट्रोड्यूस हुई, पहले लोन मिल गया, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, 26 जुलाई 1990 को मिला, ठीक है। चलो बाबू आओ, अब हम लोग बैकग्राउंड पे चलते हैं, पीछे आते हैं, बैकग्राउंड पे चलते हैं। बोलता है द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, अंडरलाइन कर लो वर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस एक ही बात है। फाइनेंशियल क्राइसिस को ही इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं, पैसा जो क्राइसिस हुआ वही इकोनॉमिक क्राइसिस है। बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s, 1980 से ही इंडियन इकोनॉमी मिला, ये वाला बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड 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 बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड का पहला पैराग्राफ,
1980 से ही इंडियन इकोनॉमी इनएफिशिएंट हो रही थी। 1980 में किसकी सरकार थी? 1979 में इनकी इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो गई थी। 1978 में सॉरी खत्म हो गई थी, उनका असैसिनेशन हो गया था। 1979 ब्लैंक गया था। 1980-81 में हाँ ठीक है राजीव गांधी, ठीक है राजीव गांधी 1980 से 83-84 का जो पीरियड था बहुत टर्मोइल का पीरियड था इंडिया के अंदर। बीच में कुछ जनता दल की सरकार आई, जनता दल की सरकार गिरी, फिर इनकी सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आई। तो 1980 से ही इनएफिशिएंसी शुरू हो गई थी। इनएफिशिएंसी मतलब कोई भी पब्लिक सेक्टर काम नहीं, पब्लिक सेक्टर समझते हो ना, ठीक है, पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रहा था, पब्लिक सेक्टर में जंग लगा जा रहा था, पब्लिक सेक्टर कहीं भी वर्क नहीं कर रहा था। आगे बोलता है कि बहुत सारे जो कि जनरल पॉलिसीज थे गवर्नमेंट के वो काम नहीं कर रहा था। बोलता है वी नो दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट जनरेट्स फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी इनकम के सोर्सेज थे वो सारे इनकम के सोर्सेज बंद हुए चले जा रहे थे और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए सरकार आंख बंद करके बोरोइंग्स कर रही थी। ऐसा लिखा हुआ है, जहां डेफिसिट लिखा हुआ है उससे 2-4 लाइन ऊपर। ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ कहानी आपको समझा दे रहा हूं, आप समझते जाइए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस कम होते चले जा रहे थे 1980 के दशक से ही, क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनका काम सही से नहीं चल रहा था। ये बात समझ में आई। लेकिन सरकार को पैसा चाहिए था एक्सपेंडिचर के लिए और इसके लिए सरकार बिना जाने बुझे समझे, ठीक है, लोन लिए जा रही थी और उसके बाद आ गया डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट सबको समझ में आता है डेफिसिट का क्या मतलब होता है। ठीक है, when the expenditure is more than the income, the government borrows to finance the deficit from banks and also from people within the country and from other international financial institutions. सरकार ने बोरोइंग्स चालू कर दी, सरकार ने बैंकों से भी बोरोइंग्स चालू कर दी, लोगों से भी पैसा लेना चालू कर दिया और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनसे भी पैसा लेना चालू कर दिया। बोलता है फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इंडिया का इंपोर्ट भी कम नहीं हो रहा था बिकॉज कुछ चीजें ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज थी जो इंडिया को इंपोर्ट करना ही पड़ रहा था। उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, गोल्ड, दूसरा पेट्रोलियम। ठीक है, गोल्ड और पेट्रोलियम किसी भी हाल में इंडिया खुद का नहीं बना पा रहा था, नहीं जनरेट कर पा रहा था और उसके लिए सरकार को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इंपोर्ट करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए था और सरकार के पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट का कमोडिटी नहीं था जिससे सरकार फॉरेन एक्सचेंज कमा पाए। ठीक है, तो भाई अगर फॉरेन एक्सचेंज कमा लेता तो उससे कुछ खरीद लेता। कहने का मतलब है कि ड्रेन आउट जो हो रहा था फॉरेन रिजर्व का, ये इसलिए ड्रेन आउट हो रहा था बिकॉज अपने को डॉलर चाहिए बाहर से इंपोर्ट कराने के लिए, लेकिन अपने पास डॉलर आ नहीं रहा है बिकॉज हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्सपोर्ट हो सकती है। ठीक है, और प्लस उस टाइम पॉलिसी भी नहीं थी इंटरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मतलब ग्लोबलाइजेशन उस टाइम इंडिया के पास में नहीं था। तो 100% डिपेंडेंसी थी सरकार के पास जो रिजर्व है उसी के ऊपर और वो रिजर्व धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म। ठीक है, development policies required that even though the revenue were very low, the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, over poverty and population explosion. बोलता है रेवेन्यू कम था और उसको भी ओवरशूट करना पड़ रहा था। ओवरशूट का मतलब होता है खर्चा करना पड़ रहा था किस चीज को मीटअप करने के लिए, ये सब आपको पता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, इंडिया डेवलपिंग कंट्री था, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, ये सब आप जान रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आगे बोलता है द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिडंट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, बोलता है सरकार लगातार जो डेवलपमेंट पे खर्च कर रही थी जो उसकी मजबूरी थी, ठीक है, जो उसकी मजबूरी थी, इसके वजह से एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था एंड गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। और टैक्सेशन वगैरह जो अदर टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीव के सोर्सेज हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स से गवर्नमेंट इतना नहीं जनरेट कर पा रही थी कि अपने एक्सपेंडिचर्स को सही तरीके से मैनेज कर पाए। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns, such as social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in highly efficient manner. सरकार के पास क्या दिक्कत थी? सरकार के पास ना नॉन रिटर्निंग सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा थे। नॉन रिटर्निंग सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जहां पैसा लगाने से रिटर्न या तो नहीं ही आता है बिल्कुल ही, या आता भी है तो बहुत दिनों में आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इसने बोला डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में पैसा लगाना मजबूरी भी है लेकिन डिफेंस एक नॉन रिटर्निंग सोर्स है। ठीक है, डिफेंस से कुछ आता नहीं है। मान लिया सरकार ने आज के दिन एक लड़ाकू विमान खरीदा, क्या उस लड़ाकू विमान का सिर्फ एक यही काम है कि वो इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? वो कोई एसेट ऐसा नहीं है ना जो रेवेन्यू जनरेट करके दे दे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे जगह सरकार का पैसा ज्यादा
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। और साथ में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जो सरकारी कंपनियां थी, उन सरकारी कंपनियों से भी सरकार को इतना रिटर्न नहीं आ रहा था कि भाई एक्सपेंडिचर को मैचअप किया जा सके। कहने का मतलब है एक्सपेंडिचर हद से ज्यादा डेवलपमेंटल सेक्टर्स में, नॉन डेवलपमेंटल सेक्टर्स में, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन में और रेवेन्यू के नाम पे कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बोलते हैं, at times our foreign exchange borrowed from the other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs। बोलता है एक तो फॉरेन एक्सचेंज जो कि दूसरे जगह से बोरो करके लाए थे, ठीक है, पड़ोसियों से, विदेशों से बोरो करके लाए थे, एटलीस्ट कम से कम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाते तो कुछ रिटर्न भी आता, और वो सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ना लग के कंजम्पशन में खर्चा हो रहा था। कंजम्पशन का मतलब समझते हो, सरकार का डे टू डे का खर्चा, जिसका कोई भी एडिशनल बेनिफिट वापस सरकार को नहीं मिल रहा था। तो बट ऑब्वियस है ना कि भैया अगर आप कोई पैसा ला करके उसको बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में ना लगा के नॉर्मल खर्चे में लगा दोगे तो सिंपल सी बात है कि वो पैसा भी गया और उससे कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा है, तो बोझ और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बोलता है नाइदर वाज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच प्रोफिलगेट स्पेंडिंग। बोलता है प्रोफिलगेट का मतलब होता है बेटा वेस्टफुल स्पेंडिंग, ठीक है, वेस्टफुल, प्रोफिलगेट बोलता है ये जो वेस्टफुल स्पेंडिंग हो रही थी, इधर उधर जो खर्च हो रहा था, सरकार इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी और सरकार एक्सपोर्ट्स वगैरह के बढ़ाने पे, बूस्टअप करने पे कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन भी नहीं ले पा रही थी, ठीक है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सरकार का एकदम क्या हो गया था, चकनाचूर हो रखा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन द लेट 1980s, 1986, 87, 88 के टाइम में government expenditure began to exceed its revenue by such large margin that meeting the expenditure through borrowings become unsustainable। हालत और खराब हो रही है। 87, 88, 89 की बात है ये सब, ठीक है, जब सरकार का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब भाई साहब बोरोइंग्स से भी वो अनसस्टेन नहीं हो रहा है। बोरोइंग्स से भी उस बढ़े हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को सस्टेन करना सरकार के लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मतलब सरकार को अब और कर्ज की जरूरत है, और बट ऑब्वियस है कि जो पहले का कर्ज नहीं लौटा पा रहा है और जिसके पास देने के लिए कुछ कोलैटरल नहीं है, उसको लोन नहीं मिलेगा। क्लियर है? आई बोलता है प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। अब देखो भाई, जहां इंटरनल सिक्योरिटी डगमगाती है, जहां इंटरनल क्राइसिस होता है, वहां सबसे पहले मार्केट में घबराता है बिजनेसमैन, ठीक है, सबसे पहले, बिकॉज उसका क्या लगा हुआ होता है, कैपिटल, ठीक है, वो चाहता है कि हम अपना कैपिटल एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट में लगाएं ही नहीं, और अगर मान लो कि अनस्टेबल इन्वायरमेंट में कैपिटल लगता है और स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, तो बिजनेसमैन सबसे पहले पैनिक होता है, ठीक है, और वो चाहता है कि हम अपना कैपिटल मार्केट से क्या करें, विड्रॉ करें, और विड्रॉ करने के चक्कर में चीजों का दाम क्या होता है, बढ़ता है। ये भी एक रीजन था कि प्राइसेस इन्फ्लेट करना मार्केट में शुरू हो गया, ठीक है। आगे बोलता है एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, ठीक है, बोलता है इतना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं था कि इंपोर्ट 2 हफ्ते का भी संभाल पाए। There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needed to be paid to international lenders। और भैया इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि कम से कम ब्याज का भी पैसा उन लोगों को चुका पाए जिन लोगों ने पैसा दिया हुआ था, इंटरनेशनल लेंडर्स। बट ऑब्वियस है कि जिसको आप ब्याज भी नहीं चुका पाइएगा, उससे आप दोबारा लोन मांगने जाइएगा तो वो आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। तो क्या हुआ आगे, या देगा भी तो उसकी शर्तें जो होंगी बड़ी अजीब टाइप की शर्तें होंगी, ठीक है, जो कि आगे हुआ है। बोलता है ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। कोई चाहिए नहीं रहा था कि इंडिया को पैसा दे, ठीक है, जिसके पास सोच लो ना, एक ऐसा देश जिसके पास 14 दिन का इंपोर्ट कराने के लिए डॉलर नहीं हो, उसको कौन पैसा दे देगा, और पिछले सारे ऑब्लिगेशंस जिसके अनपेड हो, उसको कौन पैसा दे देगा, कोई पैसा नहीं देगा। 2 ही आदमी का कमाल था जो पैसा उठा के ले आए, ठीक है, और 2 आदमी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ऊंचा नाम है, पहला मनमोहन सिंह और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 2 ही आदमी की टीम गई थी। There was a delegation of 2 persons only, ठीक है, उसमें भी पहले किसको भेजा गया था, आपको सुन के आश्चर्य होगा, सरकार कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव, और पैसा मांगने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है।
तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी पहले चले गए, क्या हुआ केस, ये 1990 का केस है। अटल बिहारी वाजपेयी को दो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में डेलीगेशन बना करके भेजा, 2 या 3 कैबिनेट सेक्रेटरी थे, आईएएस ऑफिसर थे, जिनके साथ में डेलीगेशन बना करके भेजा गया कि भाई आप जाइए वर्ल्ड बैंक ऑफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बात कीजिए, ठीक है। कटोरा खाली खाली कटोरा लेके गए भाई साहब, ठीक है। तो उन्होंने वहां जाकर के पीवी नरसिम्हा राव को बोला कि भाई ये हमारे बस का खेल नहीं है, ठीक है, ये हमारे बस का खेल नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, आप किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को भेजिए, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट के बस का खेल है। तब खोजा गया भाई कि कौन से इकोनॉमिक एक्सपर्ट जाएंगे, अमर्त्य सेन ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अमर्त्य सेन को जानते हैं, ठीक है, नाम सुने, उनको नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स में, इंडिया के शायद सिंगल नोबेल लॉरिएट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारे बस की नहीं है, हम पॉलिटिकल वाइब में नहीं आएंगे, ठीक है। तो भाई दूसरा आदमी खोजा गया कि कौन हो, तो तब तक ये भाई साहब जो है मनमोहन सिंह, ये चांसलर थे थापर यूनिवर्सिटी, पंजाब में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ के चांसलर, हाँ नहीं वाइस चांसलर थे, वहाँ के वाइस चांसलर थे, ये रिटायर हो चुके थे 1989 में, ये अपने सर्विस से रिटायर हो चुके थे। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो कि यूपीएससी के अंदर ही आती है, ठीक है। यूपीएससी में ऐसे लैडर है, सबसे ऊपर जिसका रैंक आता है उसको आईएएस मिलता है, फिर आईएफएस मिलता है, फिर आईपीएस मिलता है, इस तरीके से रैंक, फिर आईआरएस मिलता है, इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रिटायर हो चुके थे, लास्ट ये यूएस के एम्बेसडर रहे थे इंडिया की तरफ से, और उसके बाद फिर वापस जब यूएस से आए थे तो ये वो रहे थे, चेयरमैन रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, लास्ट इन्होंने सर्व किया था प्लानिंग कमीशन का जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद रिटायर हो गए थे, ठीक है। तो इनको खोज के निकाला गया कि भाई इनके पास में सरकारी विभागों में काम करने का एक्सपीरियंस है, प्लस ये एम्बेसडर रहे हैं यूएस के, तो ये यूएस के भी पॉलिटिकल सिनेरियो को क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और प्लस यूएस में जो उस टाइम जो लोग थे, ठीक है, जो टॉप स्ट्रेटेजिकली पोजीशंस पे लोग थे, उनसे इनका पर्सनल कांटेक्ट था ड्यूरिंग द टाइम जब वे वहाँ के एम्बेसडर रहा करते थे। तो इनको अब भाई ऐसा होता है कि जब भी सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, जिसको डेलीगेट बोलते हैं, वो सरकारी कोई पोजीशन होल्ड किया हुआ होना चाहिए, बिना सरकारी पोजीशन होल्ड किए हुए यू कांट बी ए डेलीगेट टू अ पार्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो भाई अब क्या किया जाए, तो इनको राज्यसभा में एक सीट क्रिएट की गई, किसी को सीट गंवानी पड़ी होगी अपनी उस टाइम, वो मुझे नहीं पता किसको गंवानी पड़ी, ठीक है, कांग्रेस में से ही किसी को सीट गंवानी पड़ी होगी, तो उन्होंने अपने सीट से इस्तीफा दिया होगा, इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया होगा, लोकसभा में तो नॉमिनेट नहीं हो सकते, लोकसभा में नॉमिनेट होने के लिए क्या करना पड़ता है, चुनाव जीतना पड़ता है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ठीक है, तभी कोई लोकसभा में आ सकता है, ठीक है। विदाउट चुनाव अगर किसी को आना है तो वो कहाँ आएगा, राज्यसभा में। तो इनको देन एंड देयर राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, और नॉमिनेट करने के बाद इनको तुरंत भेजा गया कहाँ, यूएस, ठीक है, कि भैया जाइए कटोरा खाली है, कुछ मांगू के लाइए। ये गए वहां, वहां जाने के बाद मीटिंग हुई किससे, वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जहां आगे की बात चालू होती है। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसको आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि वर्ल्ड बैंक का नाम क्या था दूसरा, ठीक है, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आईबीआरडी पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, जिसको कि हम लोग आज के दिन क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इन्होंने बात की और $7 बिलियन का लोन लेकर के लौटे, ठीक है। आप अपने एग्जाम में और कोई फिगर नहीं लिखेंगे, अगर आपको फिगर याद होगी तो लिखेंगे, नहीं याद होगी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर याद होगी तो सिर्फ एनसीईआरटी का फिगर लिखेंगे। $7 बिलियन का लोन लेकर के लौटे एज टू मैनेज क्राइसिस, ठीक है। और जब ये लौटे ना तो इनको 3 कंडीशन चिपका के भेजा गया, बोला गया कि जाओ ठीक है $7 बिलियन का लोन लेकर के जाओ और वहां जाकर के एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें 3 बातें हो। पहली बात, ठीक है, अपने इकोनॉमी में सरकार को जाके बोलो कि अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करे। दूसरी बात, सरकार को जाकर के बोलो कि भाई सरकारी संपत्तियां जो तुम्हारे से नहीं चल रही हैं उनको प्राइवेटाइज करें। और तीसरी, ये जो तुम बंद करके बैठे हुए हो कि इंडिया में कोई आएगा नहीं, इंडिया से कोई जाएगा नहीं बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करवाओ, ठीक है। तुम ये 3 काम करो, इंडिया में नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आओ, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आओ और हम पैसे का बार लगवा देंगे, ठीक है। और यही हुआ, ये लोग आए, इंडिया में आए और 1990 में अक्टूबर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फ्रेमवर्क जारी किया गया, ठीक है। और फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर करते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने सिर्फ ये बोला कि भाई साहब आज से हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर होंगे कौन,
मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये सारा पॉलिसी मनमोहन सिंह के देखरेख में क्या हुआ, एडॉप्ट हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, और उसके बाद बाकी सेकंड और थर्ड 2 बार और लोन लिया इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जिसकी यहाँ चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो वो अलग बात है, आप नहीं की गई है तो आप भी चर्चा उसकी नहीं करेंगे। बोलता है फॉर अवेलिंग द लोन द इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया, एक्सपेक्टेड शब्द का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है कि डायरेक्ट नहीं किया इंडिया को कि तुमको ये करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कि इंडिया अगर ये करे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज उनको पता था कि भाई इंडिया को ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज पहले का भी लोन एक्यूमुलेट हो रखा है और पहले का भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रखा है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो भैया देश तो जाएगा ही जाएगा, खत्म, कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकारी संपत्तियां काम नहीं कर रही है, सरकारी कंपनियां प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रही हैं, आपके पास में कंपटीशन मार्केट में है नहीं, और तीसरी बात है आप बाहर का पैसा इन्फ्यूज नहीं होने दे रहे हैं, इन्फ्यूज समझ रहे हैं ना, मतलब आने नहीं दे रहे हैं, तो भैया आप कैसे जीजिएगा, जीने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ तो मिलाना पड़ेगा बाहर वालों से, ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा तभी पैसा बनेगा, ठीक है, वरना पैसा जब तक आएगा नहीं इकोनॉमी के अंदर, पैसा बनेगा नहीं, पैसा बनेगा नहीं, सरकार कमाएगी नहीं, सरकार कमाएगी नहीं तो कर्ज चुका नहीं सकती है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। बोलता उन्होंने बोला कि इंडिया एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया अपने आप को लिबरलाइज एंड ओपन करेगा बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। मतलब पेज नंबर 40 का ये इधर वाला पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले आगे, जलाइए आप लोग अपना चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, India agreed to the conditionalities of the World Bank and IMF and announced the new economic policies. India agree कर गया जो उनका World Bank का जो भी पॉलिसी था, जो IMF की पॉलिसी थी, और इंडिया ने इसको नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कभी कभी इसको पॉलिसी भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपके बुक में इसको रिफॉर्म्स का नाम दे देता है तो, या एक क्वेश्चन में इसको रिफॉर्म्स का नाम दे देता है तो आप घबराएंगे नहीं, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो रिफॉर्म पॉलिसी ही थी, ठीक है। आगे आते हैं, तो The NEP consisted of wide-ranging economic reforms. यहाँ पे बहुत सारा रिफॉर्म्स हुआ। क्या क्या हुआ? The thrust of the policy. Thrust का मतलब होता है फोकस, लिखा हुआ होगा एक वर्ड thrust, THRUST, thrust. Thrust का मतलब होता है बेटा फोकस, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस किधर था, वर्स टुवर्ड्स, ये लाइन अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस किधर था, वर्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी। एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इकोनॉमी में तभी बनेगा जब आप प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, ठीक है। आगे बोलते हैं and removing the barriers to entry and growth of the funds, removing the barriers to entry and growth, ठीक है। मतलब इंडिया ने 2 चीजों का बैरियर लगा रखा था, एक तो प्रोडक्शन का छूट नहीं था, ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, सरकार के हिसाब से पूछ के सरकार से प्रोड्यूस करना पड़ता था आपको, ठीक है। तो ये पॉलिसीज हटाई इन्होंने, ये पॉलिसीज इन्होंने बोला कि भैया इसको साइड कीजिए, जब तक आप फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल नहीं छोड़िएगा देश ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। बोलता है जो आपकी पॉलिसी थी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसमें बेटा 2 बात लिखी हुई है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है दिस सेट ऑफ पॉलिसी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, मिल गया, लोकेट हो गया, 2 ग्रुप्स, अंडरलाइन करो बेटा दोनों ग्रुप्स को, स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। जब भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये 2 बातें अगर आप लिखेंगे तभी आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। पहला बोलता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है वहीं पे लिख लो शॉर्ट टर्म मेजर्स, याद रहेगा तुमको। ऐसे आगे ये बात लिखी हुई है कि वो शॉर्ट टर्म मेजर्स का, लेकिन तुम वहीं पे लिख लो ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के जो मेजर्स हैं वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, ठीक है। स्टेबलाइजेशन का मतलब समझते हो ना, स्थिरता प्रदान करना, मतलब जो इकोनॉमी एकदम भूचाल आया हुआ है इकोनॉमी के अंदर, तो पहले तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल सबसे पहले 1991 में इंडिया को स्टेबलाइजेशन की ज्यादा जरूरत थी, रिफॉर्म तो बाद में भी लाया जा सकता था, ठीक है। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 चीजों पे ध्यान दिया गया कि भैया पहले जो ये टर्मोइल आया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, जो भूकंप भूचाल आया हुआ है, इसको पहले स्टेबलाइज
करेंगे और उसके बाद जो जो स्ट्रक्चर संरचना में जो जो रिफॉर्म करना है वो सब उसके बाद करेंगे। बट ऑब्वियस है ना कि अगर मान लो कि तुमने कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है जिसकी नींव ही हिल रही है, ठीक है, तो पहले क्या करोगे, पहले उसके ऊपर दूसरा तल्ला बना दोगे, पहले नींव को मजबूत करोगे। दैट इज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दैट इज द स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और उसके बाद फिर जब तुम दूसरा तल्ला बनाओगे दैट इज व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, आगे डिफाइन भी किया है। Stabilization measures are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the। अब कहाँ स्टेबलाइजेशन का पॉइंट कहाँ है वो देखो कि स्टेबलाइजेशन में क्या क्या चीजें हमें करनी थी जो स्टेबलाइजेशन होता। तो बोलता है भैया बीओपी गड़बड़ा गया था। बीओपी समझते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बट ऑब्वियस है बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। ठीक है, पैसा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्यूज हो ही नहीं रहा है और अब बार बार फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट किए जा रहे हैं, तो डेफिसिट में आप चले गए होंगे। ठीक है, बीओपी डेफिसिट में रहा होगा, तो भाई सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी को ला करके बीओपी को स्टेबलाइज करना, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से भाग रहा था, तो टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, मतलब स्टेबलाइजेशन के मेजर्स में बीओपी के डेफिसिट को ठीक करना, पहला बात, और दूसरा बात जो इन्फ्लेशन था उसको कंट्रोल करना, ये दो चीजें थी। आइए बोलते हैं इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने का बहुत सारा मेजर्स है बाबू। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा जब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब सरकार का जो पॉलिसी मेजर है, पॉलिसी मेजर्स आपको लगेगा कि नहीं सरकार ने अडॉप्ट किया, सरकार जब मार्केट में फंड इन्फ्यूज करने लगेगी, मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन अपने आप क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, आइए, तो गवर्नमेंट ने ये इंटेंड किया कि सबसे पहले बीओपी के डेफिसिट को ठीक करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। इन सिंपल वर्ड्स दिस मींस दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। मतलब स्टेबलाइजेशन में अपना दो ही ऑब्जेक्टिव था, अंडरलाइन कर लीजिए। पहला, फॉरेक्स के रिजर्व को बढ़ाना, फॉरेक्स के रिजर्व को बढ़िया करना, ठीक है, और सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज अपने रिजर्व्स में रखना, और प्लस जो प्राइसेस एग्जॉर्बिटेंटली बहुत तेजी से भागे जा रहे थे उन प्राइसेस को क्या करना, कंट्रोल करना। क्योंकि जब तक इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होगी तब तक फंड इन्फ्यूज नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आगे बात करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। पहला स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स की बात करता है, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करता है। मतलब अब ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बात कर रहा है कि सरकार सिर्फ शॉर्ट टर्म पे ही नहीं रुकी हुई थी, लॉन्ग टर्म के भी मेजर्स ले रही थी। ठीक है, क्या ले रहा था मेजर्स लॉन्ग टर्म का, improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidity in various segments of Indian economy। बोलता है कि भाई लॉन्ग टर्म हम लोग एक प्रोसेस, मेंडिंग प्रोसेस कर रहे थे या अमेंडिंग प्रोसेस यू कैन से, जिसमें हमने रिजिडिटीज को खत्म किया, रिजिडिटीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, रिजिडिटीज रिलेटेड टू एफडीआई एंड एफआईआई, ठीक है, रिजिडिटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है, बहुत सारी तरह की रिजिडिटी थी। सरकार बहुत सारी चीजों को रोक थाम के चल रही थी। धीरे धीरे सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज डेवलप करी और इन सारे रिजिडनेस को क्या किया, खत्म किया, ताकि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कंट्री का क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, आइए, जिसको इन्होंने तीन हेड के अंदर क्लासिफाई किया, जिसमें से पहला हेड है लिबरलाइजेशन, दूसरा हेड है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा हेड है ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो जितनी इकोनॉमिक रिजिडिटी थी उनको इन्होंने तीन चीजों के हिसाब से क्या किया, ठीक करने की कोशिश की। मतलब अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास तीन चीजें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें तो ये तीन चीजें हैं। अगर हम सिचुएशनल रिफॉर्म की बात करें या स्टेबलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास दो चीजें थी, पहला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ठीक करना और दूसरा राइजिंग प्राइसेस को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, यहाँ तक का मामला हो गया। उसके बाद अब हम लोग लिबरलाइजेशन पे चलते हैं। लिबरलाइजेशन के पेज पे आइएगा और सबसे पहले 5 तरह के रिफॉर्म्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। 5 रिफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 आप अपने एनसीईआरटी बुक में लगाइए। पहला, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर 1 लिखिए, बोल्ड में आपको दिख रहा होगा, बोल्ड में यहाँ दिख रहा होगा, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लिखा, उसके ऊपर बेटा 1 लगाइए, वो पॉइंट नंबर 1 है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पॉइंट नंबर 2 है, टैक्स रिफॉर्म पॉइंट नंबर 3 है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म पॉइंट नंबर 4 है, एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म पॉइंट नंबर 5 है। एंड इन पेपर इफ यू हैव टू डिस्कस अबाउट दीज रिफॉर्म्स देन यू हैव टू राइट आउट द हेडिंग्स एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, आपको यही हेडिंग्स लिखनी
पड़ेगी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन से 5 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। ठीक है, मल्टीपल बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और लॉन्ग टर्म आंसर में क्वेश्चन पूछा, लॉन्ग आंसर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई कि हमारे जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, अब इसको लिबरलाइजेशन में नहीं पूछेगा, ये आपको डायरेक्टली पूछ देगा व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एनईपी। ठीक है, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, तो यू हैव टू डिस्कस अपॉन 5 रिफॉर्म्स, 5 रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। जो आप लोग बच्चे ये पांचों रिफॉर्म पहले से भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको सेग्रीगेट करके नहीं जानते हैं कि अच्छा ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। अभी हम लोगों को इसको सेग्रीगेट करके पढ़ना है कि ये 5 रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ अलग अलग हैं। ठीक है, 5 पॉइंट आपने लगा लिया एनसीईआरटी के अंदर। ये एनसीईआरटी को पढ़ने का यही तरीका है भाई। ठीक है, एनसीईआरटी गिव्स अस द चैलेंज कि एक टीचर बिना पढ़े पढ़ा नहीं सकता और एक स्टूडेंट बिना उसको लाइन बाय लाइन पढ़े पढ़ नहीं सकता। एनसीईआरटी का यही चैलेंज है भाई। ठीक है, तो अगर आप अभी पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको दोबारा एनसीईआरटी तो एटलीस्ट नहीं रीड करना पड़ेगा, आपको पूरा कवर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं लिबरलाइजेशन में क्या हुआ। जहां जहां मुझे आपको कराना पड़ेगा अंडरलाइन में बोलता जाऊंगा कि इस पॉइंट को अंडरलाइन करते चले जाइए। लिबरलाइजेशन जहां पे डिफाइन हो रखा है वहीं पे लाइन नंबर 3 या 4, 1 2 3 4 5, लाइन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दीस रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए देखिए, बोलता है लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड, ठीक है, खत्म करना है, टू दीज रिस्ट्रिक्शंस। कौन से रिस्ट्रिक्शंस? बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्रोग्राम्स में डाले थे। ठीक है, उनको खत्म करने की अब जरूरत है, बिकॉज उन 50 या 40 सालों में इंडिया को उनसे बेनिफिट नहीं, कितना हो गया 1950 से 1990 कितना साल हो गया, 40 साल हो गया। उन 40 सालों में इंडिया को अब उससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो though a few liberalization measures were introduced in 1980 in the areas of industrial licensing, export import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment, ठीक है, बट वो सारे रिफॉर्म्स सफिशिएंट नहीं थे जो कि 1991 में मुझे हमें फिर से और कंप्रिहेंसिवली करने पड़े। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा और डेट बैक ले जाने की कोशिश करवाता है। बोलता है कि 1980 में जब सरकारें बदली थी, ठीक है, जब सरकार इंदिरा गांधी के हाथ से हट करके जनता पार्टी के हाथ में आई थी, और कौन बने थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी नहीं बने थे, बताओ। मुरारजी देसाई, लिखो मुरारजी देसाई। ठीक है, नाम भी नहीं सुने होगा तुम लोग इन लोगों का। ठीक है, मुरारजी देसाई। हाँ बोलो, हाँ मुरारजी देसाई। किस चीज का डेट? 1979 के बाद। एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं याद है बेटा। 1979 के बाद, 1979 में इंदिरा गांधी के डेथ के बाद। उससे पहले राजीव गांधी थी, उससे पहले इंदिरा गांधी थी भाई मेरे। ठीक है, इंदिरा गांधी, देन मोरारजी देसाई, देन राजीव गांधी, देन बीच में बहुत सारे लोग, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये वो, ठीक है, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर बीच में बहुत सारे लोग, आई के गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, ये वो, देन अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, देन अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह, देन मनमोहन सिंह के बाद पंडित वो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी। हाँ, सब हम ही करते हैं। ठीक है, कुछ तो हम इस का लिस्ट बनाए हैं क्या हम लोग को ज्ञान पहले से याद है। चलो आगे बढ़ो। तो बोलता है 1980 के पीरियड में जिस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी, उस टाइम उन्होंने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए, ठीक है, लेकिन सरकार ही उनकी बहुत लंबी नहीं चल पाई। तो नहीं चल पाई तो वो पॉलिसी मेजर्स क्या हो गए, ठीक है, वो काम नहीं हुए। फिर वही कांग्रेस की सरकार, फिर वही पुराना रोना, ठीक है, वही फिर उनकी पुरानी आइडियोलॉजी, ठीक है, जिसकी वजह से देश 1985-86 आते आते एकदम गर्त में चला गया था। ठीक है, आगे बोलता है 1991 के बाद फिर वही चीज करनी पड़ी, मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ज्यादा सेक्टोरल डेवलपमेंट के साथ फिर वही काम अपने को क्या करना पड़ा, करना पड़ा। अब इसमें देखिए ये जो 5 पॉइंट दिया मैंने, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिखा हुआ है, ये 5 रिफॉर्म्स के पॉइंट हैं जो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। बोलता है यही 5 रिफॉर्म्स पहले वहाँ पे पैराग्राफ में दे दिया है, फिर नीचे एक एक करके पैराग्राफ करके वो 5 रिफॉर्म समझा दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला रिफॉर्म देखते हैं, उसमें से डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, पहला बात होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन के आगे लग गया डी, मतलब कि रेगुलेशन जो था वो क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मतलब इंडस्ट्रीज, मतलब जो थी इंडस्ट्रीज का हिंदी क्या होता है, उद्योग। ठीक है, जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर था इंडिया का, पहले वो रेगुलराइज्ड था। रेगुलराइज्ड का मतलब होता है कि कितना इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा,
कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी, ठीक है, कितने रुपए का इवेंट बेचेगा, ठीक है, ये सारा किससे तय करना पड़ता था, ये सारा उनको सरकार से पूछना पड़ता था, ठीक है, ये सारा सरकार से पूछ के कौन सी फर्म स्टार्ट होगी, कौन सी फर्म क्लोज होगी, कौन सी फर्म जो मार्केट में ऑपरेट कर रही है वो कितना ऑपरेट करेगी, क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, एवरीथिंग वाज रेगुलराइज्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे कि कैपिटल मूवमेंट हमारे देश में बिल्कुल क्या हो गया था, जीरो, बंद हो गया था। इतने रेगुलेशन के साथ में कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहेगा, ठीक है, बिकॉज जब आप प्रॉफिट गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल्ड है तो कोई भी मार्केट में अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है, तो डीरेगुलेशन हुआ। बोलता है इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वर इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज, पहले बोलता है कि क्या क्या चीजें इन्फोर्स्ड थी, फिर बताएगा कि उन चीजों को हटाया गया। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी, 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, आप उसको देखते चलिएगा। पहला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज अ फर्म और डिसाइड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आज के मॉडर्न इंडिया में कि भाई साहब अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप खोलना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा, बंद करना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा। देखो है आज भी, ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें क्या है, दैट्स अ फॉर्मेलिटी राइट नाउ, ठीक है। अभी अगर आपको कुछ खोलना है तो वो सरकार को बता दो कि हम खोल रहे हैं, ठीक है, या बंद करना है तो बता दो कि हम बंद कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कि भैया हम आज 5000 किलो प्रोडक्शन करें या 5000 पीस प्रोडक्शन करें, ये सरकार हमें नहीं बताती है, ये किस हिसाब से डिसाइड होता है, ये मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होता है। तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर अलाउड ही नहीं थी, ठीक है, सब जगह सरकार क्या कर रही थी कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ ये सब देखो, ये सब इंडिया ने किया कभी अपनी भलाई के लिए ही था, ठीक है, जिस टाइम इंडिया के पास में सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों की परेशानियों को दूर करने के लिए कभी देश हित में ही ये किया गया था, जो 1980 1984 85 आते आते देश के ऊपर ही भारी पड़ने लगा, ठीक है, तो था ये सारा का सारा पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने किया था यहीं के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन फिर इसको चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कि इंडिया को परेशानी दे रहा था। बोलते कुछ चीजें रिजर्व थी कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनेंगी, उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बनाया ही नहीं जा सकता था, जैसे क्लोथ्स, गारमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के लिए ही डिफाइंड थी कि वही बनाएंगे, ठीक है, तो जिससे मार्केट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। चौथा, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी प्राइस फिक्सेशन, एंड गवर्नमेंट ये भी कंट्रोल कर रही थी जो लास्ट में लिखा हुआ है, दैट इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, कि कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, कौन सी कंपनीज को मिलेंगे, कौन से इंडस्ट्रियल यूनिट को मिलेंगे और किनको नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये बड़ा चक्कर का मामला था, बिकॉज जिसको कैपिटल गुड्स ही नहीं मिलेगा वैसा इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे करेगा, कैपिटल गुड्स के बिना इंडस्ट्रियल आउटपुट करना क्या था, मुश्किल था, ठीक है। अब ये पैराग्राफ कि भैया लिबरलाइजेशन से पहले क्या था, इंडस्ट्री का हालचाल। अगला पैराग्राफ कि लिबरलाइजेशन के बाद क्या फायदा हुआ, ठीक है, तो एकदम सिंपल बात करते हैं। बोलता है रिफॉर्म 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसने रिमूव कर दिया बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को। पहला बोलता है इंडस्ट्री लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड, अंडरलाइन कर लीजिए पहला पॉइंट, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दिया गया कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ठीक है, जिसमें 1991 में कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश की गई, और जो प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट हजार्डस प्रोडक्ट्स, देखो लिखा हुआ है अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। इसके बाद भी 1990 में इतनी चीजों को रखा गया एम्बिट के अंदर, उसके बाद इनमें से ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स को हटा दिया गया, ठीक है, इनको भी अलग कर दिया गया। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सरकार ने क्या किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को सरकार ने ईज आउट किया। ईज आउट करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर की वजह से या गवर्नमेंट के स्कीम के प्रोसीजर की वजह से नहीं इंटर करना चाह रहे थे, वो लोगों ने मार्केट में इंटर करना चालू किया। बोलता है the only industries which are now reserved for the public sector, बोलता है अब इनमें से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उनमें से बहुतों को अब भी छोड़ा गया, और अभी सिर्फ 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। पहला डिफेंस, दूसरा एटॉमिक एनर्जी और तीसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट, जिसको कि रेलवे ट्रांसपोर्ट को भी धीरे धीरे सरकार अब क्या कर रही है, छोड़ रही है। अभी तो पढ़ेंगे हम लोग आगे, आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात पढ़नी है, पूरा यहाँ पे पेज नंबर 44 पे लिखा हुआ है पूरा मिनी रत्ना महारत्ना इंडस्ट्रीज के बारे में पूरा पूरा बॉक्स, वो भी देखना है। चल आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, तो ये 3 सेक्टर छोड़ के बाकी सारे सेक्टर का को डी रिजर्व किया गया, मतलब सरकार ने यहाँ पे लोगों को क्या किया, बोला कि भैया हम लिबरलाइज कर रहे हैं, आप आइए, आप बनाइए, आप देखिए मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई है, आप प्रॉफिट मेकिंग कीजिए, ठीक है। बहुत सारी गुड्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनती थी उनको सरकार ने डी रिजर्व किया, और बहुत सारी इंडस्ट्री को मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करने के लिए सरकार ने फ्री किया कि भैया आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस लीजिए, मार्केट में अगर आपको प्राइस देने को लोग तैयार हैं तो आप प्राइस लीजिए, प्रॉफिट कमाइए। हाँ, हमें याद रखिएगा, हमें क्या दे दीजिएगा, टैक्स। चलिए, तो ये हो गया डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट आ जाइए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ, आरबीआई जो पहले क्या होती थी, पहले कंट्रोलर होती थी, उसको फैसिलिटेटर बना दिया गया, जो पहले रेगुलेटर होती थी उसको फैसिलिटेटर बना दिया गया, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर, ठीक है। फैसिलिटेटर का काम होता है चीजों को आसान करना, रेगुलेटर का काम होता है चीजों को कंट्रोल करना, ठीक है। आरबीआई अभी भी चीजों को रेगुलेट करती है, लेकिन रेगुलेट इस तरीके से नहीं करती है कि बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना काम सही से इंडिपेंडेंटली ना कर पाए, मतलब इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई को क्या किया गया, कम किया गया। देखिए, बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में आता क्या क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं सच एज कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर में ये 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आती हैं। क्या क्या चीजें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 4 चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इन 4 चीजों के रेगुलेशन, इन 4 चीजों के रेगुलेशन को कंट्रोल किया गया। कैसे किया गया, बोलता है द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स थे, ठीक है। आरबीआई डिसाइड करता था कि कितना पैसा मार्केट में रहेगा, कौन सा बैंक कितना पैसा रखेगा, इंटरेस्ट रेट आरबीआई फिक्स करता था, ठीक है। किसको लेंड किया जाएगा, क्या सोर्स ऑफ लेंडिंग होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करता था, आरबीआई डिसाइड करता था। एक मेजर रिफॉर्म लाया गया, और भाई आरबीआई के रोल को रिड्यूस कर दिया गया, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आप बस वो लाइन अंडरलाइन कीजिए, द रोल ऑफ आरबीआई हैज बीन रिड्यूस्ड टू फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। रेगुलेटर मतलब आप ऊपर चढ़ के कंट्रोल कर रहे हैं, फैसिलिटेटर मतलब आप रास्ता बना के दे रहे हैं बाकी लोगों को क्या करने का, काम करने का, ठीक है। This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए कि फैसिलिटेटर का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब इंडिपेंडेंटली ले सकते थे, जो पहले आरबीआई के बिना वो नहीं ले पाते, ठीक है। और क्या किया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया, एफडीआई अलाउ किया गया बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई अलाउ किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, और आपको यहाँ दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे, पेज नंबर 42 पे फर्स्ट पैराग्राफ में, अराउंड 74% तक एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकों में अलाउ कर दिया गया। मिला ये लाइन, ये एक्चुअली क्या है कि आपके पास जो बुक है वो पहले की है, मेरे पास बुक 2021 की है। आप लोग देखें तो आपके पास कौन से ईयर की बुक है, हाँ ये पिछले साल की है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए बाबू, 74% कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। एकदम 2021 का रीप्रिंट है मेरे पास, एकदम नीचे लिखा हुआ 2021 कर लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में तो 74% हो ही गया भाई, बैंकिंग में पहले हो गया था 74%, और ये एकदम 100% नोन है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक है, ये 2021 है, एकदम अपडेटेड है, आप वहाँ 74% कर लीजिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी वहाँ पे लिख लीजिए एफडीआई किया गया, एफडीआई किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया, मतलब डायरेक्टली कोई बाहर की बैंक आकर के इंडियन बैंक यहाँ पे इंडिया में बैंक अपना ब्रांच क्या कर सकती है, ओपन कर सकती है, ठीक है। एक तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, और दूसरा चीज दिया गया कि भाई अब बैंकों को नए ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जो इंडियन बैंक है, जो इंडियन कमर्शियल बैंक है, उनको नए ब्रांचेस खोलने के लिए वो अपने बिजनेस को विदाउट आरबीआई के कंजक्चर के एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको आरबीआई से प्री अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
freedom to set up new branches without the approval of RBI and rationalize their existing branch network, और अपने branch network को वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो बोलते हैं कि भाई बैंकों के रिसोर्सेज गैदर करने के लिए बैंकों को फ्री था, बैंक कहीं से भी अपने रिसोर्स गैदर कर सकते थे। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तो बैंकों को फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम लोग भी जानते हैं। जो हम लोग डिफरेंट रेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं, वो तो फैसिलिटेटर का काम है, वो आरबीआई करती ही करती है, वो अभी भी करती है, वो पहले भी करती थी, ठीक है। आगे बोलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स such as merchant bankers, mutual funds and pension funds are now allowed to invest in Indian financial market, ठीक है। बहुत सारे FIIs इंडिया में अलाउ किए गए, जैसे पहले पेंशन फंड नाम का, म्यूचुअल फंड नाम का, इन सब चीज़ों का कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड नहीं था, तो इन सब चीज़ों को इंडिया में लाया गया। एक और नई चीज़ यहाँ पे इंडिया में डेवलप हुई है, आप स्टार्ट करके लिख लीजिए, हमको किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम आपको वो समझा देंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा REIT, REIT इन्वेस्टमेंट्स आर अलाउड। रीट इन्वेस्टमेंट्स अलाउड हो गया है इंडिया में, पहले ये इंडिया में अलाउड नहीं था। इट्स अ कांसेप्ट दैट इज टेकन फ्रॉम सिंगापुर, ठीक है, हम बता रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब आप बोलेंगे सर ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट, तो हम कभी मौका मिलेगा तो आपको समझाएंगे, पूरा समझा देंगे रीट क्या होता है, ठीक है। रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बीइंग अलाउड बाय आरबीआई, ठीक है। तो अभी इसके यूनिट्स शेयर मार्केट में बिकते हैं, ये एकदम नया कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। इसके साथ में इनवीट भी आता है, लेकिन इनवीट मैंने अभी आपको नहीं लिखाया है, नहीं छोड़ दीजिए, आप इनवीट मत लिखिए, आप सिर्फ रीट लिखिए, ठीक है। तो रीट्स इंडिया में आ गए हैं, ठीक है। अभी कंसिडरेबली इंडिया में बुकफील्ड नाम की एक रीट कंपनी आई भी है सिंगापुर से, तो इसके बारे में किसी दिन हमको टाइम मिलेगा तो हम डिटेल में आपको डिस्कशन करके समझा देंगे कि रीट क्या होता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे फाइनेंशियल सेक्टर के, इसलिए मैंने रीट का नाम यहाँ आपको बता दिया, लिख लीजिए। और वहीं पे लिखिएगा जहाँ पे एफआईआई लिखी है, बिकॉज एफआईआई के तहत ही ये इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया के अंदर, पहले ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं था, ठीक है। चलिए आगे, तो दो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने पढ़ा, डीरेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा रिफॉर्म हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ा, ठीक है। आपको ना बेटा इसमें से पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन से पॉइंट डीरेगुलेशन में जाएंगे, कौन से पॉइंट आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जाएंगे, कौन से पॉइंट आपके टैक्स रिफॉर्म में जाएंगे। अगला चलते हैं टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में आप बच जाओगे, बहुत आसान है टैक्स रिफॉर्म। एक तो आपको ना जीएसटी के बारे में जितना ज्ञान होगा टैक्स रिफॉर्म में लिख देना सारा का सारा, ठीक है, ऐसे दिया। मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स वो होते हैं बेटा जो आपके जो आपके इन्वेस्टमेंट में रोल प्ले करते हैं, उनको हम मर्चेंट बैंकर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर इन्वेस्टमेंट हो गया या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में जो रोल प्ले करते हैं उनको हम मर्चेंट बैंकर्स बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट होता है क्या? क्या? इंटरमीडिएट होता है? नहीं नहीं, वो खुद इन्वेस्ट करते हैं भाई, वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स, दे आर द अपफ्रंट इन्वेस्टर्स, ठीक है। आइए हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म्स में कितनी चीजें आती हैं? दो चीजें आती हैं, पहला आता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो बोलता है टैक्स रिफॉर्म्स क्या हुआ, तो गवर्नमेंट का देखो टैक्स में दो बातें आती हैं। देखो जब भी टैक्स रिफॉर्म लिखना हो ना, दो पॉइंट पे बातें की जाती है, पहला रेट पे, दूसरा प्रोसीजर पे। किस किस चीज पे? रेट पे और प्रोसीजर पे, ठीक है। रेट को कम किया गया, प्रोसीजर को हल्का किया गया, बात समझ में आया। और इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाई किया गया, लिखो ना भाई, ठीक है, लिखो। रेट रिडक्शन, रेट रिडक्शन ऑफ डीटी, रेट रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, रेट रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, समझ में आ गया? कब लिखोगे? ठीक है, रेट रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो इजीनेस ऑफ प्रोसीजर्स, इजीनेस ऑफ फाइलिंग प्रोसीजर्स लिखो, इजीनेस ऑफ फाइलिंग प्रोसीजर्स, EASIANESS, इजीनेस ऑफ फाइलिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। और यूनिफाइड आईडीटी सिस्टम, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। क्या हो सर, क्या क्या
हंसी आ रहा है वो। यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लिख लिए। अब चलो ये टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर हुआ क्या हुआ देख लेते हैं। बोलते हैं टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। बोलते हैं दो पॉलिसी में चेंज किया सरकार ने, पहला टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या किया वो मैंने आपको ब्रॉडली लिखा दिया। सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया, ठीक है, टैक्स फाइलिंग के प्रोसीजर्स धीरे धीरे आसान किए, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया, इनकम टैक्स के रेट को कम कर दिया, और जो बहुत सारे वर्सेटाइल टैक्सेस थे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, ठीक है, सेस था, डिफरेंट सेल्स टैक्स अलग था, सीएसटी अलग, वैट अलग, सबको यूनिफाई करके इंडिया ने क्या बना दिया, जीएसटी। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ बोलता है there are two types of taxes, direct and indirect. Direct taxes consist of the taxes of income of individuals as well as the profit of business enterprises. Since 1991 there has been a continuous reduction in the taxes on individual incomes. ठीक है, लगातार इंडिविजुअल इनकम पे टैक्सेस का रिडक्शन हो रहा है, जो 1990-91 में लगभग 30% स्लैब स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट हुआ करता था। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम पे 30% का स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट होता था, कोई स्लैब नहीं था, उनको रिड्यूस किया गया। ठीक है, और लगातार रिड्यूस करते जाया गया, अभी तक लगातार रिड्यूस किया गया है। आगे बोलता है इट वाज फेल्ट दैट हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्सेस वर एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ टैक्स इवेजन। एक वर्ड उसमें लिखा हुआ है टैक्स इवेजन, अंडरलाइन कर लीजिए, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। ठीक है, चोरी का बहुत ही सिविलाइज्ड नाम है इवेजन। ठीक है, मतलब करदाता कर चोरी कर रहे थे, टैक्स चोरी कर रहे थे, रेट बहुत ज्यादा था, लोग कह रहे थे कि भैया जितना कमा रहे हैं उसमें से ज्यादा सरकार लेके चली आ रही है, उससे अच्छा कमाई ही नहीं दिखाएंगे सरकार। ठीक है, तो लोग टैक्स इवेड कर रहे थे, सरकार को लगा कि अंडर द रिफॉर्म इफ वी आर डिक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्स, अगर हम टैक्स रेट कम करते हैं तो टैक्स इवेजन बचेगा। प्लस सरकार को यह भी लगा कि अगर हम प्रोसीजरल डिलेज रोकते हैं, प्रोसीजर को आसान करते हैं, तो लोग प्रोसीजर की झंझट की वजह से टैक्स फाइल नहीं करते थे, अगर प्रोसीजर आसान हो जाएगा तो लोग टैक्स फाइल करेंगे। उसका एक इनपुट इस बार के बजट में भी आया है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि जिनकी सैलरीड इनकम है या जिनका कैपिटल गेन का टैक्स है या जिनको कोई कंपनी डिविडेंड देती है, उनके सारे इनकम पहले से प्रीफिल्ड होंगे, उनको वो इनकम भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज इजीनेस इन द टैक्सेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपको पता ही, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, सरकार डिफरेंट बैंकिंग सोर्सेज के थ्रू आपको वो पूरा का पूरा इनकम पहले से ही डाल के रख देगी। ठीक है, और आपको बस उसको देख लेना होगा, वेरीफाई कर लेना होगा कि क्या ये इनकम ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स उन्होंने किया। टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर्स को आसान करने से नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, आइए बोलता है इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इनकरेज सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। जब टैक्स रेट कम हो गया ना तो लोग वॉलंटरी भी अपना इनकम डिस्क्लोज करने लगे, चलो ठीक है इतना कम टैक्स सरकार ले रही तो हम अपना इनकम डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार के लिए को टैक्स देना जरूरी है। बोलता है कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट कम हुआ। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, तो कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगता था वो पहले लगभग 47% लगता था, 47%, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 22%। ठीक है, 47% से घटा के अभी करेंटली 22% कर दिया गया। अभी तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो 15% है, ट्रेडिंग कंपनीज है तो 20% है, कुछ ऐसी कंपनीज है तो 22% है, 25% है, फॉरेन कंपनीज है तो 29%, बहुत सारा स्लैब है। ठीक है, लेकिन अभी एक एवरेज पकड़ के चले तो 22% कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है। आइए, efforts have also been made to reform the indirect tax, और इधर वाले पैराग्राफ में पूरे indirect tax का रिफॉर्म है, जो आपको पता है कि इंडिया जीएसटी लेकर के आया। बस आपके लिए एक जरूरी है कि वहां अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। जीएसटी 2016 में पार्लियामेंट में डाला गया और 1 जुलाई 2017 से वो हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए, या आपके बुक में लिखा हुआ है उसको सिर्फ अंडरलाइन कीजिए और आगे बढ़िए। बोलता है इसके पीछे सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि ये टैक्स इवेजन को रोकेगा अगर हम यूनिफाइड सिस्टम बना देंगे, एक पर्टिकुलर एक तरह का सिस्टम पूरे देश में चलेगा। इससे और क्या फायदा होगा, इससे एक फायदा ये भी होगा कि अगर यूनिफाइड सिस्टम होगा तो देश में हर जगह गुड्स एंड सर्विसेज का दाम क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इंटरनल मार्केट कॉम्पिटेंसीज या इंटरनल मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। फायदा क्या होगा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मिला नहीं लिखा हुआ, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि ये टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स था। आगे बोलता है मेनी प्रोसीजर्स
प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड एंड द रेट्स आल्सो सब्सटेंशियली लोअर्ड। बहुत सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया और हमारे रेट्स को क्या कर दिया गया, लोअर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों छोटा छोटा पॉइंट है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको 5 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद हम लोग मिनी रत्न महारत्न कंपनीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज मैंने पिछली बार की क्वेश्चन में देखा है कि मिनी रत्न और महारत्न से क्वेश्चन है, ठीक है, बल्कि ये एक्चुअली बॉक्स कंटेंट था, ठीक है, इट्स अ बॉक्स कंटेंट। हम लोग पहले बॉक्स कंटेंट नहीं पढ़ाया करते थे एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन भाई साहब पिछली बार के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई कल के लिए आगे और भी चैप्टर है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है समझिए, और ऐसे 5-7 चैप्टर और है। अब ये दोनों रिफॉर्म्स इजी हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में बस दो ही बात हुई, इंडिया पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता था, अब इंडिया ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करना चालू कर दिया। ये बात कहाँ लिखी हुई है? In 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued. देखो devalue शब्द जब भी आ रहा है इसका मतलब आप समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन नहीं आया, क्या आया, devaluation आया। मतलब कौन सा सिस्टम चल रहा था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो बोला कि भाई फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म लाया गया, ये मैं आपसे ही पूछूंगा। भाई इंडिया ने 1991 में क्यों अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, क्या डिवैल्यू किया, देखो लिखा हुआ है, इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, क्यों? इंडिया ने इसलिए डिवैल्यू किया ताकि रुपया सस्ता हो और बाहर से लोग इंडिया में पैसा क्या करें, लगाएं। क्लियर है, यही आगे लिखा हुआ है, इंडिया ने डिवैल्यू किया, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिससे कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ, बढ़ा। क्लियर, आगे it also set the tone to free the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control। और इसने एक ट्रेंड सेट किया कि इंडिया में हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटा के फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लाएं और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फ्री छोड़ें, गवर्नमेंट कोई कंट्रोल ना करे, किस चीज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये इतना सा इसके अंदर था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं थी, सेम यही बातें थी, बस इसमें आप ये लिखना है कि भैया पहले डिवैल्यू किया और उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से हम लोग कन्वर्ट हो गए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आगे बढ़े, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। आइए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में ये क्या बात करता है, बोलता है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट regime was initiated to increase international competitiveness to industrial production and also foreign investment and technology into the economy। तीन बात अंडरलाइन कीजिए, पहला अंडरलाइन कीजिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा अंडरलाइन कीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा अंडरलाइन कीजिए प्रमोट द इफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहला अंडरलाइन कीजिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा अंडरलाइन कीजिए, इसलिए बोले थे बेटा किताब होता तो ज्यादा बेटर होता आपके लिए, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और थर्ड अंडरलाइन कीजिए प्रमोट द इफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है यहाँ तक? चलिए, बोला कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, फॉरेन ट्रेड बैरियर्स को तोड़ा, बाहर से जो लोग नहीं आ सकते थे उनको लाना चालू किया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे हमारा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा, इंडिया में बाहर की चीजें आई तो इससे कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या हुआ, ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 43 पे इसने बोला कि भाई हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, ठीक है, हमने जो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज व्हिच वाज फॉलोइंग अ regime of quantitative restrictions on imports, this was encouraged through tight control over imports and by keeping the tariffs very high, these policies reduced efficiency and competitiveness which leads to slow growth of the manufacturing sector। बोलता है हमने जब प्री इकोनॉमिक पीरियड, जब हमारा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आया था तो हमने इंपोर्ट लगा रखा, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था ताकि हमारे यहाँ के गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए और ज्यादा बेचा जाए। अब इस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा गया, ठीक है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने से क्या फायदा हुआ, बाहर के इंडस्ट्रियल गुड्स, बाहर के क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंडिया में आए और इंडिया में मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया, क्वालिटी को बढ़ाया, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, ठीक है। इसके लिए सरकार ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो डाल रखे थे इस रूप में, बहुत हायर इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में, ठीक है, सरकार बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी लेती थी, उस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, इंपोर्ट ड्यूटी को क्या किया गया, कम किया गया, ठीक है। आगे लिखता है The trade policy reforms aims
at dismantling the quantitative restrictions on import and export. dismantle करने का मतलब होता है तोड़ फोड़ कर देना, हटा देना, ठीक है। मतलब हमने जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को हटाया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म किया। मतलब पहले क्या होता था कि इंपोर्ट कराने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था कि हम कितना इंपोर्ट कराएं ना कराएं, कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म किया और उसके बाद क्या किया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया। कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप जितना चाहे इंपोर्ट करें, जितना चाहे एक्सपोर्ट करें। और उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटीज वेव ऑफ कर दी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज वेव ऑफ मतलब जो व्यक्ति यहाँ इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करेगा उसको कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। आप वहां पे स्टार करके लिख लीजिए, इट्स कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वेव ऑफ किया गया उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। वहीं पे जहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज लिखा हुआ है ना, वहां पे आप लिख लीजिए इट्स अ ड्यूटी ड्रॉबैक। मिला? यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। वहां पे सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि भाई देखो ऐसा करो, तुम जब एक्सपोर्ट कर रहे हो ना सामान, ठीक है, तुम एक्सपोर्ट करो, उस टाइम हम तुमसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता कि तुम पैसा ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे। लेकिन जब तुम्हारा पैसा आ जाएगा तो तुम आके दिखाना कि तुम्हारा पैसा आ गया है, और जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने तुमसे ली है वो ड्रॉबैक कर देंगे, वो तुमको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है। मान लो कि किसी ने अगर मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख डॉलर का सामान भेजा, तो सरकार उससे 10,000 डॉलर ले लेती है पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब वो आके सरकार को ये प्रूफ दिखाता है कि देखिए मेरा 10 लाख डॉलर आ गया है, तो सरकार उसको जो एक्सपोर्ट ड्यूटी ली होती है वो क्या कर देती है। तो बीओपी में तो हो ही रहा होगा। हाँ बीओपी में तो हो ही रहा होगा। हाँ बीओपी में शो होगा ना, सरकार तो बैंक अकाउंट ही ट्रैक कर लेगी, बीओपी तक जाने का जरूरत ही नहीं है, बैंक ही अकाउंट में ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने देखा हमारे पास में 5 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लिबरलाइजेशन के तौर पे आए, ठीक है। उन 5 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को हमने देखा। इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग हमने देखा, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म, फिर हमने देखा टैक्स का रिफॉर्म, फिर हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रिफॉर्म, और 5वां ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का रिफॉर्म, ठीक है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन शुरू करने से पहले, प्राइवेटाइजेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज्यादा हम लोगों को करना नहीं है। प्राइवेटाइजेशन आप जानते हैं मेरा फोकस डब्ल्यूटीओ पे होगा, हम आपको डब्ल्यूटीओ पढ़ाएंगे बिकॉज़ आप डब्ल्यूटीओ नहीं पढ़े होंगे पहले कभी, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट है, असेसमेंट इज वेरी इजी, ठीक है। असेसमेंट किस चीज का नहीं कोई नाम नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। उस क्लास को मैं लिख के लाया हूं, ठीक है, तो थोड़ी देर में कह रहा हूं आपको याद करना, आइए, हाँ वो आपको याद करना पड़ेगा। आइए 5 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेना जरूरी है। 4 हाँ बॉक्स वाला पढ़ाइएगा। हाँ ये नहीं बस ये करेंगे, ठीक है। उसके क्योंकि यहाँ तक का टॉपिक मेरा एकदम पूरा वो किया होता, कवर किया होता, तो यहाँ तक आपका कवर करा देते हैं, और उसके बाद फिर मेरे को वो असाइनमेंट डिस्कस करना, असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कहीं जाना है, कोई दिक्कत, हाँ कहाँ क्लास, ठीक है चले जाइएगा 5:30 के मैथ्स क्लास में, क्या टेंशन ले रहे हैं आप, असाइनमेंट डिस्कस नहीं कीजिए, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड तो ऐसे ही हो रहा है। चलिए देखिए, बोलता है हमारे पास इंडिया में सीपीएसईज हैं, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, लिख लीजिए सीपीएसईज, लिख दें क्या, सीपीएसई, सीपीएसईज उसको बोलते हैं, सीपीएसई छोटा वाला एस, सीपीएसईज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। CPSEs have been divided into 3 segments. इंडिया में CPSEs को 3 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला महारत्ना, फिर नवरत्ना और फिर मिनी रत्ना, ठीक है। 3 सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा है, पहला महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ठीक है। ऐसे आप बना लीजिए स्ट्रक्चर, चाहे तो आप अपनी बुक में बना लीजिए। आइए उसके बाद आगे लिखिए, हमारे पास में आज के दिन इंडिया में 10 महारत्न कंपनीज हैं जिनको कि महारत्न का दर्जा है, और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा
ठीक है कि इन महारत्न कंपनीज का जब हम नाम लेंगे आपसे तो। दूसरा, आपके पास में 14 नवरत्न कंपनीज हैं और 74 मिनी रत्न कंपनीज हैं, 74। ठीक है, सीपीएससी का फुल फॉर्म सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, पब्लिक सेक्टर समझ रहे हैं ना, मतलब जो सरकारी इंटरप्राइजेस है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये सेंट्रल है, सेंट्रल सीपीएसईज, ये एसपीएसईज नहीं है, स्टेट नहीं है, दिस आर सेंट्रल। ठीक है, मतलब इसमें किसकी होल्डिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग। ठीक है, और ये मिनी रत्नास दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। इनको मैनेजमेंट ऑटोनोमी है, कैपिटल ऑटोनोमी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑटोनोमी है, ठीक है, डिसीजन टेकिंग ऑटोनोमी है और रिसोर्स एलोकेशन की ऑटोनोमी है। ऑटोनोमी का मतलब समझते हैं ना, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस है। अब आइए पॉइंट लिखिए, महारत्ना बनने की एलिजिबिलिटी। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप यहाँ ऊपर में नीचे में कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर महारत्ना, महारत्ना बनने की एलिजिबिलिटी मतलब कौन सी कंपनी को महारत्ना कंपनी कहा जाएगा। पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिस्टेड होनी चाहिए। पहला पॉइंट है लिस्टेड होनी चाहिए, मतलब इस आप लिख लीजिए लिस्टेड कंपनी, वो एक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 25,000 करोड़, एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़। एवरेज नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़, एवरेज नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़। और ये सब एकदम करंट डेटा है, 2021 जनवरी का डेटा है। ठीक है, नेट वर्थ 15,000 करोड़, नेट वर्थ 15,000 करोड़। और इसके बाद आश्चर्य की बात करेंगे, नेट वर्थ 15,000 करोड़ इन लास्ट 3 इयर्स, मतलब पिछले 3 सालों में नेट वर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए, पिछले 3 सालों का नेट वर्थ, क्योंकि नेट वर्थ एक्यूमुलेट होता जाता है, ऐड होता जाता है। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन, शुड बी अ नवरत्ना प्रीवियसली, मतलब महारत्न बनने के लिए पहले वो एक नवरत्न कंपनी होनी चाहिए, शुड बी अ नवरत्ना प्रीवियसली। ठीक है, एक दो एग्जांपल लिख लीजिए, ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखिएगा, एक दो एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है, बड़े दुख के साथ बीपीसीएल, बीपीसीएल, अगले दुख के साथ एचपीसीएल, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अगले दुख के साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ठीक है, और बाकी सुन लीजिए। ठीक है, 3 लिख लिया, बाकी सुन लीजिए। एक बार हम नाम ले लेते हैं, शायद आपको नाम याद रहे, कहीं अगर एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, पूछ रहा है आजकल बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए खूब दबा दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है। नाम सुन लीजिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल भेल। ठीक है, बीपीसीएल मैंने लिखवा दिया, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, जीएआईएल गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल सेल। ठीक है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बड़े दुख के साथ। ठीक है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड एसएआईएल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये 10 महारत्ना कंपनीज हैं एज पर द डेटा ऑफ जनवरी 2021। ठीक है, सरकार की ये 10 महारत्ना कंपनीज हैं, जिनमें से सरकार ने 4 को बेचने का ऐलान कर दिया है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बड़े दुख के साथ। ठीक है, और देख लीजिए एलिजिबिलिटी में ये चारों चीजें होती हैं, मतलब इनमें से कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग है क्या? अगर एलिजिबिलिटी ये है और आप इनको कहते हैं कि ये महारत्ना कंपनीज हैं, तो भाई साहब आप एलिजिबिलिटी पहले लॉस में लेके जाइए, तब इनको बोलिएगा कि ये बेचने लायक है। ठीक है, जिस कंपनी का एलिजिबिलिटी कहता है कि उसका एवरेज प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, उस कंपनी को आप बेच रहे हैं। खैर आइए, महारत्ना कंपनीज 14 है।
ठीक है, 14 महारत्ना है और मिनी रत्ना 74 है। ठीक है, मिनी रत्ना में बड़े दुख के साथ हम दो नाम बता देते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये दोनों मिनी रत्ना कंपनीज हैं, इन दोनों को भी बेचने का अलाउ कर दिया है। ठीक है, आइए, और नवरत्ना में दो तीन नाम है जो हम आपको बता देते हैं। एक है उसमें से कॉनकोर, ठीक है, जो बिकने का ऐलान हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें और कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, ये आपको उतना जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, इसमें से एक कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन भी है, इसके भी बिकने का ऐलान हो गया है। ठीक है, और एक कंपनी और है जिसके बिकने का ऐलान हो चुका है, FDNL। ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपकी नवरत्न, सबसे ऊपर है महारत्ना, उसके बाद है नवरत्ना, उसके बाद है मिनी रत्ना। ठीक है, तो ये था कुछ उसमें बातें। इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे दे भी दी क्योंकि इसने डिसइन्वेस्टमेंट की बात दे दी है, तो बॉक्स के लास्ट थर्ड लाइन में इसने लिख दिया है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, बोलता है ऑफ लेट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम इन द पब्लिक सेक्टर एंड इनेबल देम टू नहीं, उससे ऊपर है द ग्रांटिंग, हाँ, पार्टली प्राइवेटाइज्ड देम थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। एक लाइन उसने लिखा है कि इन कंपनीज में से कुछ कंपनी को सरकार ने पार्टली प्राइवेटाइज किया है बाय द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट दो तीन तरह से होता है, अगर चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट दो तीन तरह से होता है। पहला लिख लीजिए डायरेक्ट सेल आउट, डायरेक्ट सेल आउट। ठीक है, हम समझाएंगे नहीं कि क्या होता है, आप सिर्फ वर्ड लिख लीजिए, डायरेक्ट सेल आउट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का पहला तरीका डायरेक्ट सेल आउट, दूसरा तरीका IPO। ठीक है, दूसरा तरीका IPO और तीसरा तरीका स्लम्प सेल। स्लम्प, SLUMP, स्लम्प सेल। इसमें से दो बातें मैं आपको कभी मौका मिला तो समझाऊंगा, एक स्लम्प सेल क्या होता है और दूसरा रीट क्या होता है। रीट तो बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है, रीट तो बिल्कुल एक दो क्लास बाद ही, जिस दिन मुझे मौका लग जाएगा उस दिन समझाऊंगा। ठीक है, स्लम्प सेल बेटा, स्लम्प सेल। ठीक है, स्लम्प सेल का हिंदी हम आपको समझा देते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए, हुंडा हुंडी। हुंडा हुंडी समझते हैं, बिना प्राइस डिटरमाइन, मतलब हुंडा हुंडी का मतलब जितना में एग्री कर जाए। ठीक है, कोई वैल्यूएशन नहीं, हम अपना बोली डाले, वो अपना बोली डाला, थोड़ा ऊपर नीचे नेगोशिएशन होगा। ठीक है, और निकाल दिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लम्प सेल। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई हैं। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में आगे बचता है वो बहुत कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ इसमें एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट बच गया है वो WTO का टॉपिक है, वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।